जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो पिछले वीडियो में हमने बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत के लेखक हैं उसका लेखक परिचय हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि बातचीत जो चैप्टर है उसका बुक रीडिंग करें। ठीक है, तो आपके पास बुक होगा, ठीक है, हिंदी दिगंत बुक होगा आपके पास, उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आपके पास नहीं तो मार्केट से आप खरीद लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो बातचीत जो चैप्टर है उसका हम बुक रीडिंग देखने वाले हैं ताकि सभी चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, इसमें हम आपको रीडिंग देंगे, हम बोल बोल के पढ़ेंगे इसको, जो भी मेन जो मुख्य पॉइंट आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर है बातचीत, जिसके जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि बातचीत है ना, बातचीत, इसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अब इसी के बारे में हम देखते हैं कि बातचीत का हम बुक रीडिंग देखने वाले हैं। बुक रीडिंग देखने वाले, देखिए इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ, ठीक है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। तो सही बात है कि मनुष्य को वाक शक्ति जो दिया गया है वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सही बात बताया गया इसमें कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। फिर इसमें क्या बताया गया सो देखिए, नहीं होता सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृत्व और बातचीत दोनों हैं। ठीक है, इसमें है किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। तो स्पीच से बातचीत का ढंग निराला हो जाता है। ठीक है, बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, हम बातचीत करें तो उसमें नाच नखरा का मौका नहीं दिया जाता है। फिर कहाँ है नाच नखरा का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृत्व का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृत्व में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। ठीक है, मेन पॉइंट को समझ से जाना है आपको। ठीक है, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। ठीक है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। इसमें फिर आगे लिखा गया है कि कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। तो बातचीत में क्या होता है कि कोई भी चुटीली बात, ठीक है, जो आनंदमय हो उससे व्यक्ति हंसने लगता है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठाना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। तो इसका उद्देश्य देख लिए आप। फिर क्या लिखा हुआ है कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। तो घरेलू बातचीत क्या है? मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है
जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मतलब बातचीत से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कोई भी गुस्सा है वो बाहर क्यों निकल जाता है। तो ये बताया गया इसमें। चित्त हल्का हो जाता है, मतलब मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। तो बातचीत का एक खास तरह का मज़ा होता है। ठीक है, हम रीडिंग कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए बातचीत का एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती हैं वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। ठीक है, ये अपने में एक समझ लायक वर्ड है। ठीक है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। ठीक है, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। तो एक व्यक्ति का नाम आया रॉबिन्सन, ये याद रखना है। रॉबिन्सन, जो रॉबिन्सन क्रूसो है, इसके बारे में क्या बताया गया इसमें कि उन्होंने पहली बार मनुष्य की व्यक्ति का बातचीत सुना। ठीक है, 16 वर्ष के उपरांत। तो ये 16 वर्ष के उपरांत बातचीत सुना था, ये याद रखना है। और उसने फ्राइडे के मुख से बात सुना था। तो ये एक फ्राइडे नाम के व्यक्ति थे, फ्राइडे नाम का कोई व्यक्ति था, उनसे उन्होंने बातचीत को सुना और उन्होंने इंसान का चोला पहना। ठीक है, मतलब कि वो मनुष्य बन गया। तो यही है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पन्ना में। देखिए आप, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। फिर इसमें क्या है कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार हैं, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती हैं। तो जिनसे पत्र के द्वारा वार्तालाप यहाँ पर बताया जा रहा है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्रय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो ये एक लाइन है, आपको याद रखना है। बेन जॉनसन, एक व्यक्ति फिर आए, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन का नाम आपको याद रखना है, बेन जॉनसन का नाम याद रखना है। जो नाम आएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बेन जॉनसन क्या बोलते हैं कि बेन जॉनसन का क्या कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। ठीक है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती हैं जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति और आए जिनका नाम है एडिसन व्यक्ति फिर आए। 3 व्यक्ति का नाम आ चुका, तीनों का अपना अपना किरदार है। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। तो एडिसन के बारे में हम देख रहे हैं कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो जाती हैं। मतलब कि 2 व्यक्ति हैं तो बातचीत अच्छे से हो रही है, लेकिन इसी में एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, एक व्यक्ति और आ गया तो क्या हो गया कि यह बात रुक जाती है। ये बताया गया यहाँ पर। कहा भी है 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, मतलब 6 कानों में पड़ी बात। अब 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आए तो 3 व्यक्ति हो जाता है, इसका दुगुना व्यक्ति हो जाए, 6 व्यक्ति हो जाए तो यह बात खुल जाती है। ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक, देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है।
दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या वे तो अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे होता है कि दो दोस्त बात कर रहे होते, तीसरा व्यक्ति आके टपक जाता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ये दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में से बताया गया है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। तो एक गर्म दूध है, ठीक है, एक गर्म दूध है, एक ठंडा दूध है, इस दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों का गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसमें बताया गया है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। मतलब अगर ये ठंडा है, कोल्ड है, ये हॉट है, तो ये कोल्ड हॉट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और पानी गर्म, वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती हैं। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती हैं। तो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है तीन व्यक्तियों की बातचीत, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता। तो चार व्यक्तियों की बातचीत को क्या बोलते हैं? बेतकल्लुफ़ी बोलते हैं। जो चार व्यक्ति की जो बातचीत होती है उसको बोला गया है बेतकल्लुफ़ी, ठीक है। मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, खुल के बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत जो होगी वह केवल राम रमौल होगी। वही चार की जो व्यक्ति है उसको बातचीत को क्या कहा गया? राम रमौल कहा गया। ये दिख रहा है राम रमौल, ठीक है, रमौल। तो चार व्यक्तियों की जो बातचीत को कहा गया राम रमौल। जो बेतकल्लुफ़ी है उसको राम रमौल कहा गया, चार व्यक्तियों की बातचीत। फिर इसमें क्या कहा गया है? उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। मतलब कि जो दो वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, दो वृद्ध महिला हैं, मतलब कि सबके बीच जो बातचीत होगा ना वो अपने अपने हिसाब से बातचीत करती है या करते हैं। देखिए, इसमें दो वृद्ध व्यक्ति के हैं बातचीत, दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती हैं। मतलब कि वो अपने ज़माने के बारे में कहा करते हैं कि उनके ज़माने में क्या क्या चीज़ हुआ करते थे। फिर इसमें क्या है कि वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ है। मतलब कि अगर कुछ 4 बातें कह रही है तो उसमें 10% तो झूठ ही रहता है, ठीक है। 4 बात कर रहा है तो उसमें 10% झूठा रहता है। अगर दो वृद्ध व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं तो वे बाबा आदम के समय के बातचीत कर रहे होते हैं, कहानी के रूप में वो बताते रहते हैं, ठीक है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। सही बात है। इसमें देखिए, प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों को निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। सही बात है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर जीव का नाचा करेंगे। तो वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है। तो उनके लिए शेक्सपियर हैं, मिल्टन है, मील है, स्पेंसर, ये सब जो
लेखक हैं उनके लिए जो व्यक्ति हैं वे उनके जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी डिगरे नेस्ट अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत। अब देखिए दो हम सहेलियों की बातचीत क्या है। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। ठीक है, मेन चीज़ें जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दो बुढ़ियों की बातचीत, मतलब दो वृद्ध महिला है उनके बीच की जो बातचीत है उसके बारे में बताया जा रहा है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटियों वाली होती हैं। दो बूढ़ों की बातचीत में क्या था कि वो बाबा आदम के ज़माने की बातचीत करते हैं। उसमें 4% मतलब 4 में 10% तो झूठ होता है। ठीक है, अब दो वृद्ध जो महिला है उसके बारे में बातचीत में क्या हुआ, बहु बेटियों के बारे में बातें करते हैं। तो बहु बेटियों वाली बातें करते हैं तो बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा उसमें, मतलब कि अपने बहु बेटों के बारे में गिला शिकवा होता है उसमें। या वे बिराद दराने का कोई ऐसा रसा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सही बात है कि जो पढ़ने में होगा अपने सामने कुछ नहीं गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर का अपना गुरु ही मानेगा। तो जो स्टूडेंट मतलब कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं वे जो दूसरे व्यक्ति को जो है उससे सीनियर है या फिर पढ़ने लिखने में तेज है उसको गुरु समझने लगते हैं। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सारे किस्में हैं। ये बातचीत की किस्में बताई जा रही थी। फिर देखिए राजकाज की बातचीत। राजकाज की बात करें तो व्यापार संबंधी बातचीत आ जाएगा इसमें। दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती हैं। तो बदकही जब ही बोला जाएगा कि यह बदकही कर रहा है मतलब आप दोनों को गवार कर रहा है। ठीक है, ये पढ़े लोगों की बातचीत है। पढ़े लोग जो है ना ये एडवांस लेवल का शब्द है कि किसी को बोल दिए कि ये बदकही कर रहा है मतलब कि दोनों गवार है। ठीक है, दुनिया की समझ नहीं है इसलिए बदकही शब्द गलत सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बदकही इसमें है यूज किया गया है। कहाँ चला गया ये, हाँ। फिर लड़के वालों की ओर से एक आदमी थोड़ा पन्ना इसका इरेज हो चुका है क्या, ओहो देखिए एक मिनट, हाँ पन्ना थोड़ा मुड़ गया था, देखते हैं। बदकही वाला हो गया है। इसके बाद क्या, हाँ बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती हैं। चूड़े खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। तो मतलब कि जब लड़का लड़की का जो होता है बिरादरी वाले जो भी बिचवाई होता है उसमें जो बातचीत होता है उसके बारे में बताया गया है। बिचवाई बोला जाता है शब्द को। ठीक है, यूरोप के लोगों की बातचीत। अब आता है मेन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे यूरोप के लोगों की बातचीत जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अगर यूरोप के लोगों की जो बातचीत है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा तो आपने उसको सुना, उसमें से आपको कई सारी चीज़ फीलिंग आया होगा और आप उसको समझे होंगे। अब देखते हैं मेन चीज़ जो एग्ज़ाम में इसमें बनेंगे। ठीक है, इसको सुनते जाइए क्या क्या चीज़ें हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, सही बात है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। मतलब कि यूरोप के लोगों में जो
बात करने की जो कला है वह स्पीच और लेख दोनों को पछाड़ देते हैं और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आगे निकल जाता है। इसकी जो पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। मतलब बड़े बड़े जो शो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे उनका ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो जैसे आप प्रोग्राम देखिएगा विदेश का, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़ने लगता है कि कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है? सुहृद गोष्ठी। तो सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। ठीक बात है। मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। फिर क्या है, घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दीदी दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, टाटा अंबानी हैं, तो 2 दोस्तों के बीच बातचीत हुआ होगा तो ये कंपनी बना होगा, इसके बारे में बताया गया है। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी। तो जो टाटा बिरला है, अंबानी है, अडानी है, इससे कई सारे लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि 25 से एक मिनट जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार भित्ति होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की जो बातचीत होगी में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, सही बात है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बात आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे का कृतार्थ करें। सही बात है, पर यह सब तो दुनियादारी है। जैसे होता है ना, व्यक्ति बोलता है ये दुनियादारी की बातें करता है, मतलब दुनियादारी मतलब कि जैसे बाज़ार जाना, बाज़ार से सामान लेना, ठीक है, मतलब घर को चलाना, ये दुनियादारी है। अब फिर इसमें क्या है कि दुनियादारी तो हो गया, इसमें दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। मतलब आपके यहाँ कोई व्यक्ति आते हैं तो आप उसका बहुत से आदर करते हैं, लेकिन कभी पुराने हो जाते हैं तो आप उसका आदर नहीं करने लगते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति आते हैं तो उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर नहीं करते हैं तो इसमें त्रुटि पाया जाएगा शिष्टाचार में, ये बताया गया है। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अंदर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सब उत्तम प्रकार का बातचीत जो होता है करने का हम यही समझते हैं कि हम फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं कि वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने बात कर लिया करे।
फिर इसमें क्या बताया गया है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मतलब यहाँ पर जो लाइन दिया गया है कि जो व्यक्ति को जो बात करनी चाहिए वो अपने मन से बात करनी चाहिए, अपने मन के भीतर से बात करनी चाहिए। तो वही अपनी भीतरी मनोवृत्ति को पहचाननी चाहिए। नए नए रंग दिखाया करती हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम आलाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। मतलब ये कि व्यक्ति जब बातचीत करेगा अपने मन से बातचीत करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, व्यक्ति को ध्यान, मनोयोग और चित्त, ये तीनों चीज एकाग्र बुद्धि का संकेतक माना जाता है। फिर इसमें क्या कहा गया है, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। मतलब कि हम जितना, जैसे होता है ना, ग्रुप में बहुत लोग मतलब बोलने लगते हैं, लेकिन अवाक होकर अपने मन से बातचीत करो कि हमें क्या बोलना है, ठीक है। इसमें फिर क्या है, एक अवाक शक्ति से एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती हैं। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावाद साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो हमने इसको पूरा पढ़ लिया। रीडिंग आपको क्या समझ में आया इसमें बताइए। देखिए इसमें आपको एक चीज़ बहुत समझ में आया होगा। देखिए रीडिंग करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आया कि बेन जॉनसन के बारे में समझ में आया कि बेन जॉनसन क्या कहे। फिर एडिसन ने क्या कहा, रोबिन क्रुसो 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से बातचीत सुना, ठीक है। फिर इसमें कहा गया कि यूरोप में क्या है, यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन चलता है, ठीक है। उसमें जो प्रवीण विद्वत मंडली में ये देखने को मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसका सेकंड नेम है। और बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो खुद से बातचीत करना, अपने ध्यान में मनोयोग में एकाग्रचित होकर बातचीत करना स्वयं से, ठीक है। अवाक होकर बातचीत करने को ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका कहा गया है। तो रीडिंग करने के बाद आपको कई सारी चीज़ समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन सब है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो वही आंसर हो सकता है कि यदि हमारे पास वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे प्रतीत होते हैं, लूंज पूंज की भांति किसी कोने में बैठा दिए गए होते हैं, ठीक है। मानो कि संसार हमारे लिए एक अदृश्य है। फिर क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, क्वेश्चन है। तो वही बेन जॉनसन और एडिसन के जो विचार हैं कि इसमें बताया गया होगा कि दो व्यक्तियों की मतलब असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। जो कथन है वो आपको लिख देना है। फिर क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप में बोलने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार कैसे बना सकता है, ऐसे करके है। तो वही असल बातचीत का उत्तम तरीका है खुद से बातचीत करना, ठीक है। अपने अंदर अपने अवाक होकर इस तरीके से बातचीत किया जाए कि मनुष्य की बुद्धि में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग करना बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। रीडिंग स्लो मोशन में कीजिए, समझिए, फास्ट कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका बातचीत का रीडिंग देखा, और इस प्रकार नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा बातचीत का बालकृष्ण भट्ट के जो कहानी है, गद्य हैं, इसके बारे में देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।